रूपा अपने पति रामदेव और बेटी संध्या के साथ अजमेर में रहती थी। पति की नौकरी भी ठीक थी और 2 कमरों का अपना मकान भी था। रूपा ने संध्या को भी अच्छे स्कूल में डाल रखा था। रामदेव भी रूपा और संध्या की खुशी का ख्याल रखता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, मानो अचानक रूपा की खुशियों को किसी की नजर लग गई। रामदेव को दोस्तों के साथ खाने पीने की आदत पड़ गई। वो अक्सर पार्टी करने के बहाने दोस्तों पर शराब में पैसा उड़ाने लगा। रामदेव रोजाना आधी रात को नशे में चूर घर पर लौटता था। फिर एक दिन, आपने लौटने में बड़ी देर कर दी, आप रोजाना शराब पियोगे तो आपकी सेहत को नुकसान होगा। मुझे उपदेश मत दे, और मेरी डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ तो तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? मैं तो रोज पीऊंगा, तुझे यहाँ नहीं रहना, चली जाए यहाँ से, चल यहाँ से। रामदेव की ये गंदी आदत बढ़ती ही जा रही थी। हर समय नशे में रहने की वजह से वो दिन में सोता रहता था, इसलिए उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया। धीरे धीरे रामदेव ने अपना सब कुछ बेच दिया, यहाँ तक कि घर भी। अब वो रूपा और संध्या को साथ में लेकर एक किराए के घर में रहने लगा। रूपा परेशान रहने लगी। फिर एक दिन, अरे ये संध्या के स्कूल से फीस का नोटिस, अब मैं क्या करूं? कहाँ से फीस के पैसे लाऊं? माँ, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है तो दे दो। रुक, मैं सब्जी वाले की दुकान से आलू लाकर तुझे रोटी बना कर देती हूँ। हाँ माँ, तुम्हारे हाथ का आलू का पराठा तो बहुत स्वादिष्ट होता है। रूपा आलू लेने बाजार चली जाती है। रास्ते में वो ये सोचती जा रही थी कि ऐसा क्या करे जो वो संध्या की फीस भर सके। तभी उसकी सहेली का फोन आ जाता है। वो दूसरे शहर में रहती है। सहेली के बार बार पूछने पर रूपा उसे अपनी सारी परेशानी बताती है। अलका, बस यही सोच रही हूँ कि अभी संध्या की फीस भरनी है और घर का खर्चा, सब कैसे होगा। अरे तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। अभी इस वक्त तू कहाँ है? संध्या को मेरे हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। आलू लेने जा रही थी। आलू के पराठों से याद आया, तू तो राजमा चावल कितने टेस्टी बनाती थी, याद है? सब उंगलियां चाटते रह जाते थे। तू राजमा चावल बनाकर क्यों नहीं बेचती? इससे तेरी कमाई भी हो जाएगी, जिससे तू थोड़ा बहुत परिवार का खर्च उठा पाएगी। सहेली की बात रूपा के दिल में घर कर गई। उसे एक उम्मीद दिखाई दी, पर शुरुआत कैसे करे उसे अब बस यही सोचना था। अगले दिन उसने राजमा और चावल बनाए और पतीले में लेकर घर के बाहर सड़क के किनारे बैठ गई। पूरा दिन धूप में वो बैठी रही, पर किसी ने भी उसके राजमा चावल नहीं खरीदे। शाम को वो घर आ गई। उसके राजमा चावल बिल्कुल भी नहीं बिके। वो घर आकर रोने लगी। मैं क्या करूं भगवान, मैंने कोशिश करी पर कामयाब नहीं हुई, मुझे हिम्मत दो भगवान। माँ, जब मैं परीक्षा में कुछ अच्छा नहीं करती तो तुम ही तो मुझसे कहती हो दोबारा मेहनत करो, आप भी कल दोबारा कोशिश करना। माँ, मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। तो ठीक कह रही है, मैं कल एक बार फिर से कोशिश करूंगी। रूपा फिर से अगले दिन राजमा चावल बनाती है। पूरे दिन एक भी ग्राहक नहीं आता। रूपा निराश हो जाती है। आज भी कोई ग्राहक नहीं आया। लगता है मुझे ये काम बंद करना पड़ेगा। आपके पास कुछ खाने को मिलेगा? यहाँ आसपास की खाने की दुकानें बंद हो गई हैं। आपको देखा तो मुझे लगा कि यहाँ कुछ खाने को मिल जाए शायद। जी, राजमा चावल की प्लेट है मेरे पास। भूख में तो सब कुछ अमृत है। एक प्लेट कितने की है? जी, 20 रुपए। क्या बात है, राजमा चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हुए हैं। आपको पहले तो कभी नहीं देखा यहाँ, क्योंकि मैं पहले कई बार आया हूँ यहाँ। जी, अभी शुरू किया है। ये लो आपके 20 रुपए। पूरा दिन बीत जाने के बाद एक प्लेट ही बिकी थी रूपा की, पर इस एक प्लेट के पैसों ने उसे हिम्मत दे दी। रूपा अगले दिन राजमा चावल लेकर ही बैठी थी। पिछली रात वाला ग्राहक दोबारा आया। आपने पहचाना मुझे? कल आपके राजमा चावल मुझे बहुत स्वादिष्ट लगे, तो मेरे पार्टनर दोस्त को भी खिलाना आया हूँ। आप 2 प्लेट बना दीजिए। अभी बना देती हूँ साहब। 1 से 2 व्यक्ति देखते देखते अब रूपा के पास ग्राहक आने शुरू हो गए थे। रूपा कमाए हुए पैसों से संध्या की स्कूल की फीस भरना चाहती थी, पर एक दिन, ये ट्रंक में क्या छुपा रही है? दिखा मुझे। ये रुपए मैंने संध्या की स्कूल की फीस के लिए जोड़ कर रखे हैं, ये मत ले जाओ। देख, मेरे दोस्त वहाँ इंतजार कर रहे हैं, ये रुपए दे, मुझे दे, चल। रामदेव रुपए छीन कर ले जाता है। रूपा रोने लगती है और वो सोचती है, ऐसे तो ये सारे कमाए हुए मेरे पैसे शराब में उड़ा देंगे,
मुझे कुछ रुपए संध्या के भविष्य के लिए भी जोड़ने होंगे। धीरे धीरे रूपा का काम चल जाता है और वो एक ठेला किराए पर ले लेती है और अब वो ठेले पर राजमा चावल बनाकर बेचने लगी। समय बीतता गया। रूपा की जिंदगी 15 साल आगे चली गई। संध्या भी पैसों की कमी के कारण 10वीं तक ही पढ़ाई कर पाई। वो भी अब माँ के काम में हाथ बटाती थी। रूपा मेहनत करते करते थक गई, लेकिन अभी उसकी एक जिम्मेदारी अभी उसके ऊपर बाकी थी। वो थी संध्या की शादी। एक दिन रूपा की वही सहेली जिसने रूपा से फोन पर बात की थी, वो उससे मिलने आती है। आज तुझसे इतने साल बाद मिलकर मेरे आंसू नहीं रुक रहे। मेरी सहेली रूपा, तूने ये अपना क्या हाल बना लिया है? गरीबी के थपेड़े तेरे चेहरे पे आए झुर्रियों में बयान हो रहे हैं। अरे तू बैठ हल्का, संध्या से मिल। ये मेरी बेटी संध्या है। संध्या, ये मेरी मेरिड वाली सहेली अलका। अलका मौसी, माँ आपको बहुत याद करती है। रूपा, मैं इसलिए तेरे पास आई थी कि एक अच्छे घर का रिश्ता है। संध्या भी वहाँ पर बहुत खुश रहेगी। अलका, अगर मेरी ये जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है। ठीक है, फिर मैं बात कर लेती हूँ लड़के वालों से। रूपा को तसल्ली हो जाती है कि संध्या की शादी हो जाएगी। एक गरीब बेटी की शादी करना गरीब की सबसे बड़ी चिंता होती है। रूपा की सहेली अलका रिश्ता पक्का कर देती है। रूपा को ये था कि संध्या की शादी के लिए पैसे जोड़ने हैं, इसलिए वो सुबह जल्दी जल्दी उठकर ज्यादा खाना बनाने लगी। सुबह से लेकर रात तक ठेले पे खड़े रहना। एक दिन रूपा को चक्कर आता है और वो गिर पड़ती है। संध्या चिल्लाती है, माँ माँ माँ, आंखें खोलो माँ, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। आई एम सॉरी, सी इज नो मोर। बॉडी से ज्यादा काम लिया है इन्होंने। कमजोर शरीर ये झेल नहीं पाया, इसलिए बीपी बढ़ गया और हार्ट अटैक आ गया। संध्या की तो मानो जिंदगी ही रूठ गई। उसकी माँ चली गई। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। तभी रामदेव आ जाता है। वो भी मरी हुई रूपा के आगे रोने लगता है। संध्या उसे कहती है, बापू, मेरी माँ के शरीर को हाथ मत लगाओ। आज आपकी वजह से मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैंने ये क्या कर दिया प्रभु। रूपा, तूने मुझे माफी मांगने का मौका भी नहीं दिया। मेरे पापों के कारण तू चली गई। संध्या माँ की याद में दिन भर उदास बैठी रहती थी। रामदेव भी अब संध्या की चिंता में परेशान रहता था। वो कोई काम ढूंढने भी क्या जाता। सब उसकी पुरानी बुरी आदतों को जानते थे, इसलिए काम नहीं देते थे। एक दिन अलका रूपा से मिलने आती है और उसके मरने की खबर सुनकर वो भी बहुत दुखी होती है। वो रामदेव को संध्या के रिश्ते की बात बताती है। देखिए रामदेव जी, अब मेरी सहेली रूपा तो नहीं रही, पर संध्या की शादी की जिम्मेदारी अब आपको निभानी है। लड़के वाले जल्दी ही शादी करना चाहते हैं, आप सोचकर जवाब दे देना। अलका के जाने के बाद रामदेव सोच में पड़ जाता है कि उसके पास तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं है जिससे वो संध्या की शादी कर सके। वो रूपा को याद करके रोने लगता है। तभी एक जी नमस्ते, मेरा नाम रोहन है। रूपा जी के बारे में पता चला, सुनकर बहुत दुख हुआ। क्यों, कुछ काम था रूपा से? जी, एक दिन मैं रूपा जी के ठेले पर राजमा चावल खाने आया था, तभी उनसे बात हुई। मैं जरूरतमंद लोगों के लिए बैंक में एक योजना चलाता हूँ। रूपा जी भी मेरे पास बैंक में रुपए जमा कराती थी। वो जब भी बैंक में पैसे जमा करने आती थी तो वो यही कहती थी कि ये पैसे मेरी बेटी की शादी के काम में आएंगे। आज मैं वही रुपए देने आया हूँ। पिछले दिनों उन्होंने मुझे फोन किया था कि बेटी की शादी के लिए जरूरत है तो मैं उन्हें ये पैसे दे दूं। ये लीजिए, ब्याज मिलाकर 3.5 लाख रुपए उनकी बैंक में जुड़े हुए हैं। आज उन्हें देने आया था। रूपा, तुम अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं भूली। जाते जाते भी अपनी बेटी की शादी की जिम्मेदारी निभा गई। संध्या बेटी, देखो तुम्हारी माँ की तरफ से शादी का तोहफा ये अंकल जी लाए हैं। संध्या भी ये सब देखकर रोने लगती है। उन रुपयों को रामदेव संध्या की शादी में लगा देता है और संध्या को ढेर सारा आशीर्वाद देकर संध्या को विदा कर देता है। विनीता की बेटी सुंदरी अपने नाम की तरह ही बहुत ही खूबसूरत थी। तो वहीं विनीता की मरी हुई जेठानी की बेटी कजरी सांवले रंग की थी। अपने माँ बाप के मरने के बाद कजरी अपने चाचा चाची के साथ ही रहती थी। फिर एक रोज, वाह माँ, ये साड़ी तो बहुत ही प्यारी है, लेकिन माँ आप कजरी दीदी के लिए कुछ नहीं लाई? तेरी तरह अगर वो भी नए कपड़े पहनने लगी तो तेरे पुराने कपड़े कैसे इस्तेमाल होंगे? अपनी चाची का ऐसा व्यवहार देखकर कजरी की आंखें भर आती हैं। फिर कजरी कहती है,
ठीक ही कह रही हैं चाची, फिर इतना चटकदार रंग मुझ पे अच्छा भी तो नहीं लगेगा। अच्छा, तो कल तुम दोनों को देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं, तो सुंदरी बेटा तुम कल यही साड़ी पहनना, और कजरी तुम्हारे लिए मैंने अपनी पुरानी साड़ी निकाली है, तुम वो पहन लेना, ठीक है। अगले दिन सुंदरी नई साड़ी पहनकर तैयार होती है, जिसमें वो बिल्कुल अफसरा लग रही थी। तो वहीं कजरी अपनी चाची की फीकी साड़ी पहनकर तैयार होती है। अभी अनुज और रौनक नाम के दो लड़के अपने पेरेंट्स के साथ वहां आते हैं। अनुज साधारण और गरीब घर का लड़का था, जबकि रौनक शहर में रहने वाला एक अमीर घर का लड़का था। सुंदरी और रौनक एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, तो वहीं कजरी और रौनक भी इस रिश्ते को हाँ कर देते हैं। शगुन के तौर पर सुंदरी की सास उसे 51,000 रुपए देती है, तो वहीं अनुज की माँ आशा कजरी को 151 रुपए देती है। विनीता 3 महीने बाद दोनों बेटियों की शादी रख देती है। शादी में जहाँ रौनक खूब बैंड बाजे के साथ आता है, तो वहीं गरीब अनुज साधारण सी बारात लेकर वहाँ आता है। फेरों के दौरान जहाँ अमीर दूल्हे के घर वाले महंगे महंगे सोने और डायमंड की ज्वेलरी अपनी बहू को देते हैं, तो वहीं अनुज सिर्फ काले मोतियों से बना हुआ मंगलसूत्र ही कजरी को पहनाता है। विदाई के बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल आ जाती हैं। कजरी का ससुराल 2 कमरों का ही था, जहां कजरी का स्वागत करने के लिए 2-4 मेहमान ही थे, और उसकी सास हाथों में पूजा की थाली लिए खड़ी थी। बहू, अपने शुभ कदम अपने इस नए घर में रखो। माँ, अच्छे से इसकी नजर उतारो ताकि जीवन में इसे कोई कष्ट ना मिले। मेरे सास और पति दोनों कितने अच्छे हैं जो मेरा इतना ख्याल रखते हैं। दूसरी तरफ सुंदरी अपने गृह प्रवेश के लिए अपने ससुराल की दहलीज पर खड़ी थी। उसका ससुराल एक बड़ी कोठी में रहता था। ढेर सारे मेहमान खड़े थे, ढोल वाले दरवाजे पे खड़े थे। काफी देर तक ढोल नगाड़े बजते हैं। रौनक मम्मी जी से कहो ना वो गृह प्रवेश कराएं, मैं खड़े खड़े थक गई हूँ। अरे रुक जाओ ना सुंदरी, तुम देख नहीं रही माँ कितनी खुश हैं। उनके इकलौते बेटे की शादी है, उनको एंजॉय करने दो। फिर काफी देर बाद वो सुंदरी का स्वागत करती हैं। तब तक सुंदरी काफी थक चुकी थी। अपने स्वागत पर रौनक अपनी पत्नी को कार की चाबी देता है। ओह वाओ, इतना बड़ा गिफ्ट। तुम्हारा दूल्हा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ये सब तोहफे तो वो अपनी वाइफ को दे ही सकता है। ऐसे ही समय बीता। एक रोज शहर से सुंदरी कजरी से मिलने उसके ससुराल आई। मेरे जितने भी अरमान थे ना, रौनक उससे बढ़कर ही मेरे लिए करते हैं। आधे से ज्यादा महीना घर से बाहर बिजनेस ट्रिप पर ही रहते हैं, और लौटते वक्त मेरे लिए ढेर सारे तोहफे लाते हैं। अब वो जीजा जी की तरह कोई छोटी मोटी दुकान तो चलाते नहीं, बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं। जिस कार से मैं आई हूँ ना, वो उन्होंने ही मुझे गिफ्ट की है। वैसे दीदी, तुम्हारी इस गरीबी में कैसे कट रही है? सच कहूँ तो मेरे घर की नौकरानी भी तुमसे अच्छे कपड़े पहनती है। भले ही मेरे पति गरीब हैं, लेकिन वो मेरे लिए अपनी जान देते हैं। वो मुझे अपना वक्त देते हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे इस घर की कीमत तुम्हारी कार से कम है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। सुंदरी अपनी बहन की ऐसी बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज रौनक ट्रिप पर जाता है, लेकिन वो 2 महीने तक घर नहीं लौटता, और ना ही सुंदरी से ठीक से फोन पर बात करता है। सुंदरी अकेले ही अकेले रहकर अंदर ही अंदर घुटी जा रही थी, जिससे वो डिप्रेशन में आ जाती है। एक रोज वो कजरी को फोन लगाती है। तुम ठीक कह रही थी दीदी, मैं अमीर तो हूँ, लेकिन अमीर होकर भी अकेली हूँ। अपने पति का साथ और वक्त पाने के लिए भिखारियों की तरह तरसती हूँ, लेकिन बस अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। सुंदरी खुद के हाथ की नस काट लेती है। उसकी बातें सुनकर कजरी जल्दी से अपने पति के साथ उसके घर पहुंचती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर उसकी जान बचा लेते हैं। रौनक को जब खबर मिलती है तो वो भी वापस भारत लौट आता है और उससे अपने किए की माफी मांगता है। तुमने एक बार मुझसे कहा तो होता सुंदरी, ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा था। मुझे ये पैसा और धनदौलत नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका प्यार चाहिए अनुज जी की तरह। उस दिन के बाद सुंदरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो अपनी बहन को फिर कभी नीचा नहीं दिखाती, क्योंकि अब उसे अच्छे से अमीर और गरीब दूल्हे में फर्क समझ में आ गया था।